दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब। और मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी, एक नए एनालिसिस और एक नई खबर लेकर आया हूँ। आप लोगों ने मेरी किताब डोंगरी टू दुबई पढ़ी होगी। जी हाँ, ये किताब अब तक की मेरी सारी किताबों में सबसे कामयाब किताब है। मैंने अब तक वैसे 14 किताबें लिखी हैं। आप सब लोगों ने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी भी होंगी। ब्लैक फ्राइडे, माई नेम इज अबू सालिम, और उसके बाद फिर हेडली एंड आई, बाइक टू बैंकॉक, वगैरह वगैरह। मुझे खुद भी सबके नाम याद नहीं है। लेकिन डोंगरी दुबई के पीछे जो राज है उसकी कामयाबी का, वो ये था कि उसमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड के 60 सालों की इतिहास को या तारीख को मैंने उस किताब के अंदर अपने रिसर्च के जरिए कैद किया था। लोगों को सबसे कमाल की बात ये लगी थी कि उसमें मुंबई के शहर का एक मामूली सा गुंडा दाऊद इब्राहिम, जो एक हेड कांस्टेबल, ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर का बेटा था, वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया। यानी सबसे पहले तो उसने अपने सारे राइवल गैंग्स को फिनिश करके वो मुंबई का सबसे कुख्यात माफिया डॉन सरगना बन गया। और उसके बाद में उसने हिंदुस्तान के कई पॉलिटिशियन से कनेक्शन लिए और फिर एक के बाद एक जराइम जो है उसके बढ़ते गए एंड ही रिमेन अनटच्ड। मतलब अनटच्ड, उसको शायद पुलिस ने एक बार अरेस्ट किया, कुछ हफ्ता उसने कुछ अरसा पुलिस के लॉकअप में गुजारा, जैसे साबरमती जेल में और थर रोड में इमरजेंसी के ज़माने में। लेकिन वो बाहर आके फिर से अपने जुर्म की कहानी को दोहराता। यहाँ तक तो था, लेकिन उसके बाद वो वहां से 1986 में दुबई फरार हो गया। मेरी कहानी डोंगरी दुबई जो है उसके इस कहानी को दोहराती है कि उसने डोंगरी से कैसे अपना करियर का आगाज किया और दुबई में पहुंच के उसका करियर जो है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। मैं अब एक अगली किताब लिख रहा हूं जिसका नाम है दुबई टू कराची। जी हाँ, क्योंकि मैंने दाऊद के उस सफर को मुकम्मल नहीं किया, मेरी वो कहानी जो है वो 2007 तक आके खत्म हो जाती है। लोगों को उसके बाद में बहुत तशवीश थी कि दाऊद ने उसके बाद क्या किया, दाऊद की लाइफ में आगे क्या हुआ। मैं दाऊद के बारे में वक्तन फवक्तन बुक्स लिखता रहा, बुक्स में उसका जिक्र करता रहा, न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने लिखे, बहुत से अखबारों में, मिड डे में, मुंबई मिरर में वगैरह में मैंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन एक बाकायदा तरीके से उसकी दास्तान, जो किस तरह दुबई से वो कराची गया और कराची में उसने क्या किया, वो दास्तान मैंने मुकम्मल तौर से लिखी, जो आप मेरी इस किताब में पढ़ेंगे। मैं उन तमाम वाक़यात को यहाँ नहीं बयान करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि चूँकि हमने एक वीडियो से पहले किया था जिसमें हमने दाऊद के दिसंबर के वक्त में जो फूड पॉइजनिंग का जो न्यूज़ फैला था, दाऊद को जहर देने की खूब खबर वायरल हो रही है। Underworld Don Dawood Ibrahim has been hospitalized in Pakistan's Karachi due to serious health complications. लोगों को लगा शायद ये दाऊद का आखिरी था, शायद अब दाऊद इसके बाद नहीं बचेगा और शायद दाऊद की मौत हो गई। लेकिन दिसंबर के बाद से दाऊद ने एक्चुअली अपने पावर में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है, उसका पावर सिर्फ बढ़ता रहा है। कमाल की बात यह है कि दाऊद जो है वो कराची में जाके अब वो किंग मेकर हो गया। इन दुबई वो एक बहुत पावरफुल शख्स था, शेख्स से उसकी पहचान थी, उसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कुछ था और वो वहाँ दुबई में भी इतना पावरफुल था कि हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी हस्ती, चाहे फिल्म की हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, चाहे बिजनेस की हो, वो दुबई में उसके सामने जाके मुजरा किए बगैर रुकती नहीं थी। लेकिन कराची में दाऊद ने एक नया पावर बेस शुरू किया। हुआ क्या? हुआ ये था कि दाऊद के बारे में लोगों को शुबा था कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है, कराची में रह रहा है, लेकिन इतना पावरफुल होगा लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था। आपको पता है, सबसे पहले दाऊद का कराची में होना ये एक जर्नलिस्ट गुलाम हसनैन ने लिखा था कराची के अंदर, और आउटलुक मैगजीन में ये कवर स्टोरी बन के आई थी, जहाँ पे गुलाम हसनैन ने काफ़ी डिटेल में लिखा था कि किस तरह से दाऊद जो है वो एक क्लिफ्टन बीच पे मोइन विला में रहता है, जो अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा की दरगाह के एकदम पीछे है।
और किस तरह से उसकी पहचान जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री की इंडस्ट्री के सारे लोगों से है और उसकी किस तरह से बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल कनेक्शन है। उस वक्त पूरी दुनिया मुतवज्जे ज़रूर हुई थी, लेकिन उनको दाऊद के पावर का अंदाज़ा नहीं था। अब जब 2024 में जब सब जगह ये बात फैल गई कि दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुई है, तो पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये RW की कारस्तानी है और शायद ये RW ने एक ऑपरेशन किया है जहां दाऊद को लोगों ने मौत की नींद सुला दी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो लोगों को जो है उन लोगों ने जो है उसामा बिन लादेन की सर्जिकल स्ट्राइक से अब तक उभरे नहीं थे। जो लोग उसामा को हमेशा इनकार करते रहे कि वो पाकिस्तान में नहीं है, हमने उसको पनाह नहीं दी है, और जिस तरह से पाकिस्तान जो है अपने चचा अमेरिका के सामने कहता रहा कि हमने उसामा को बिल्कुल पनाह नहीं दी है, वो पाकिस्तान को अमेरिका के सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब एबोटाबाद में अमेरिका से लोगों ने आके उसामा बिन लादेन को मार दिया। यानी ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात थी कि उसामा बिन लादेन उनके मुल्क में पाया गया। वो ऐसी दूसरी शर्मिंदगी को नहीं उठाना चाहते थे अगर दाऊद को अमेरिका ने न मारा हो। लेकिन फॉर एग्जांपल इंडिया आकर जो है जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करती रही है अक्सर वहाँ पे आके पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज में जहाँ लश्कर के और दूसरे टेररिस्ट इलाकों में जो टेरर ट्रेनिंग होती रही है, उनको इस बात की फिक्र जरूर हो गई थी कि इस वक्त जो है इंडिया की RW जो है बहुत ही खतरनाक मुल्क है। अगर वो लोग इंटरनेशनली बहुत से ऑपरेशंस अंजाम दे सकते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी एक दो लोगों को बहुत अच्छे से खूबसूरती से एलिमिनेट कर दिया, तो उनको इस बात का शुबा जरूर था कि दाऊद इब्राहिम तो इंडिया उसको अपना एनिमी नंबर 1 समझती। व्हाट इफ इंडिया डिसाइडेड कि वो दाऊद को भी मार दे, तो उनके लिए बहुत जरूरी था कि दाऊद को निगाहों से हटा दे, और खासकर दिसंबर में इट फूड पॉइजनिंग के इस वाक़े के बाद उन लोगों ने फिर दाऊद को जो वहाँ पे डिफेंस हाउसिंग एरिया जो उनका कराची में बहुत ज़बरदस्त बेस है, जो मोइनुल्लाह जो दाऊद का जो एक बड़ा सा बंगला है, और जो दाऊद के दूसरे सारे ऐसे हाइड आउट या दूसरे ऐसे बेस हैं जो RW को और दूसरे सबको पता है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग दाऊद को वहाँ से मूव कर देंगे और दाऊद को वहाँ से मूव करके एक ऐसी जगह, एक ऐसे बेस पे रखेंगे जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो ही ना पॉसिबल, जहाँ पे अमेरिकन या इंडियंस आ ही ना सके। उन लोगों ने क्या किया, दाऊद को एक ऐसी जगह, एक क्लस्टर ऑफ फार्म हाउस में छुपाया। मैं छुपाया कहूँगा, हालांकि छुपा हुआ नहीं है, वो बहुत अच्छे से महफूज रखा हुआ है। बहुत इस तरह से है कि जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सर्वेलेंस कैमरास हैं, बहुत ज़बरदस्त हाईटेक जो है जापानीज राडार है, वहाँ पे बाकायदा ग्राउंड लेवल की और एयर सरफेस लेवल्स की सिक्योरिटी के इस किस्म के उनके पास गिज़मोज हैं कि वहाँ तक यानी अगर कोई दूर दराज से भी कोई ड्रोन भी आके अटैक करना चाहे तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा दाऊद को ट्रैक करना या दाऊद को अटैक करना या दाऊद को किल करना। मैं उस जगह उस डिस्कशन के पास अभी आ रहा हूँ कि दाऊद को कहाँ शिफ्ट किया और दाऊद को कहाँ मूव किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि दाऊद का कराची में पावर क्या है, दाऊद इतना पावरफुल है कैसे, दाऊद ने कराची में क्या किया। आप सबको पता होगा कि 2008 में आसिफ जरदारी, यानी फॉर मी ये बहुत हैरानी की बात है, मैं आज तक सोचता हूँ कि कैसे वो शख्स जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में गुजरा हुआ है, मैं आपको वो सारे वाक़यात यहाँ पे बयान करता हूँ जो मैंने आपके लिए इस पर लिख के रखे थे ताकि आप याद करें कि पाकिस्तान में 2008 में क्या क्या वाक़यात हुए और किस तरह से दाऊद का पावर बेस सिर्फ बढ़ता रहा। वो सिर्फ अपने रसूख को, वो सिर्फ अपने टेंटिकल्स को जो है वो एक्सपांड करता रहा। एज अ सेड कहानी के बिगनिंग में कि दाऊद इज द किंग मेकर इन कराची। 2008 में दाऊद ने जैसे ही जरदारी से कुर्बत हासिल की, फौरन आपने देखा होगा कि बहरिया टाउनशिप उस ज़माने में जो है बहरिया टाउनशिप जो है वो कराची में, लाहौर में और दीगर शहरों में बढ़ने लगी। ये वो एक बिजनेस टाइकून था, एक बिल्डर था जिसको दाऊद ने प्रमोट किया था। अचानक आप देखें कि वहाँ एक फिल्म एक्ट्रेस महविश हयात, यानी उस वक्त तक शी वॉज नॉट सच अ बिग एक्ट्रेस, वो
अभी भी जो है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए एक मकाम कायम करना चाह रही थी, लेकिन सडनली दाऊद से लोगों ने कहा कि उसकी कुर्बत हो गई। और कैसी कुर्बत? यानी सबसे बड़ा सवालिया निशान कि महविश हयात एक एक्ट्रेस के लिए है तमग़े इम्तियाज, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही आला दर्जे का अवार्ड है, वो महविश हयात को दिया गया। मोहतरमा महविश हयात को तमग़े इम्तियाज का एजाज अता किया है। लोग सवाल उठाने लगे कि महविश हयात को क्यों, यानी उसके मुकाबले में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको ये अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन एक फिल्म एक्ट्रेस को क्यों? जबकि महविश हयात एज अ सेट के वाज एन एक्ट्रेस हु वाज स्टिल ऑन हर वे अप, यानी शी वाज नॉट इवन अ वेरी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस। उसकी कुछ फिल्में आई थी जिसमें से एक फिल्म चली थी, बाकी तो कुछ चली भी नहीं थी, लेकिन उसको तमग़ा इंसानियत का अवार्ड मिलता है, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ती चली जाती है। फिर क्या होता है, मैंने जैसे आपसे बताया कि बहरिया टाउनशिप, फिर उसके बाद जो है कराची में एक बहुत बड़ा मॉल डोलियन मॉल के नाम से एस्टैब्लिश हुआ है। यानी मैंने कहा ना कि मैं अगर इस गिनती को आगे बढ़ाता जाऊं तो वो आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सबसे हैरानी की बात मेरे लिए, मतलब किसी बिजनेस का बढ़ जाना या किसी एक्ट्रेस को एक अवार्ड मिल जाना शायद उतनी हैरानी की बात नहीं, लेकिन मिस्टर इमरान खान का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाना और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह से उनको दस्तबरदार कर दिया गया, यानी उनको उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया एक कंट्रोवर्सी के अंदर, वो भी कमाल की बात है। यानी आपको ये चीजें, मतलब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बाकायदा न्यूज में आ चुकी हैं, आप इन चीजों को गूगल कर सकते हैं कि उन्होंने जो एक अब्दुल कादिर ट्रस्ट कायम किया था, जो पाकिस्तान के एक बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर थे, और फिर उस ट्रस्ट के अंदर सारा घोटाला हो गया। मैं अपने किताब के सारे चैप्टर्स यहाँ आपके सामने ओपन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो छोटे सी क्लिपिंग दिखा सकता हूँ जहाँ पे जावेद मियादाद जो दाऊद के समझी भी है, आई एम श्योर आपको ये सब पता है कि जावेद मियादाद ने बहुत फख्रिया अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि दाऊद इब्राहिम जो है मेरे समधी है। यानी दाऊद इब्राहिम की बेटी और जावेद मियादाद के बेटे, इन दोनों के बीच जो है वो शादी हुई है, और दोनों जो हैं जावेद और दाऊद इब्राहिम बहुत क्लोज है। जावेद ने कभी इस रिश्ते का इनकार नहीं किया और कभी इसको उन्होंने छुपाया भी नहीं। वो इस बात बहुत फख्र करते हैं कि दाऊद से उनकी रिश्तेदारी है। जावेद मियादाद ने ही अपने इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे कुछ लोगों की वजह से। जावेद जो है वो नेशनल टीवी पे उनका नाम जो है वो ओपन नहीं करना चाहते, लेकिन वो बाकायदा इस बात को कह रहे हैं सरीहन तौर से कि कुछ मिस्टीरियस हस्ती थे, कुछ लोग थे जिन्होंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और फिर उसके बाद उन्हीं मिस्टीरियस लोगों की जो उन्होंने जब इमरान को जो अप्रूव नहीं किया, इमरान जो है अपने ओहदे से हटा दिए। तो आपने कहा मुझे हटा के अगर इसको बना रहे हो तो ठीक है, वरना मैं नहीं कुछ खेलूंगा। और बनना चाहते थे, आई डोंट वांट टू नेम इट। बाद में कभी उन्होंने आपसे कहा नहीं कि यार जावेद अब इतना जिंदगी का साथ रहा है खेल का, तो अब सियासत में ही मेरा साथ। नहीं, सियासत में आज आपके सामने बोल रहा हूँ, इनको प्राइम मिनिस्टर मैंने बनाया था। नहीं, किसको? इमरान खान? इमरान खान को। इमरान खान? यस। वो कैसे? कुछ ऊपर वाले अल्लाह वाले भी तो है ना। अब वो सूफियाना सिलसिले की बात कर रहे हैं। वो तो जो और बनने के बाद यार जावेद तुम कह रहे थे कोई हो गया यार जावेद। शुक्रिया कहना चाहिए था उनको जिनको मैंने बुलाया था। आप वोट टेकिंग सेरेमनी में गए थे? हाँ, मैं वहाँ था, बैठा हुआ था, बिल्कुल आपको इनवाइट किया, मुबारक किए, वो शादी हुई, मगर बस नहीं किया था। उसके ऊपर फिर मैं मतलब बड़ा वो हुआ था, दिल टूटा। बिल्कुल मैंने कहा यार ये तुम्हें तुम बस कमाल ड्रीम। तो एक 2008 में एक बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी प्रेसिडेंट बनता है, फिर इमरान खान जो है वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कुछ मिस्टीरियस लोगों की वजह से, और फिर अचानक हटा दिए जाते हैं, और अब तो उनके खिलाफ काफी केसेस चल रहे हैं। मैं उसकी पॉलिटिक्स में बिल्कुल जानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किंग मेकर जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो किंग मेकर जो है वो दाऊद इब्राहिम किस तरह से पाकिस्तान में है। आइए फरवरी 2024 के इस इंसिडेंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को जो है प्राइम मिनिस्टर बनना था। उनकी पीएमएल जो है वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थी, उनके पास उतनी सीट्स नहीं थी कि वो अकेले गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, उनको पीपीपी की बहुत जरूरत थी। मिस्टर जरदारी फिर से 2024 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। सो
2024 में, यानी एक बात और याद रखें आपको कि पाकिस्तान जब से स्टैब्लिश हुआ है, कोई भी प्रेसिडेंट ने अपना 5 साल का टेन्योर मुकम्मल नहीं किया एक्सेप्ट फॉर मिस्टर ज़रदारी इन 2008 में प्रेसिडेंट बनने के बाद। 2024 में ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं बिकॉज ऑफ दोस पॉलिटिकल इक्वेशंस जो पाकिस्तान के अंदर हुए। अब लोग फिर से अटकलें लगा रहे हैं कि इनके प्रेसिडेंट बनने के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है, और मेरे सूत्रों के मुताबिक इस फॉर्मेशन से पहले, इस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से पहले और ज़रदारी के पावर में आने से पहले इस फार्म हाउस में एक बहुत ही खुफिया मीटिंग हुई थी जहां पे सारी चीजें तय हुई थी। मुझे पता है कि मेरे आम व्यूअर्स जो हैं शायद वो पाकिस्तान की डीप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोहसिन नकवी, आपको बता दें कि 2008 में इन्होंने अपना न्यूज़ चैनल शुरू किया। मैंने अभी आपसे कहा था कि 2008 में ऐसी बहुत सी ज़बरदस्त, इट्स एपॉक मेकिंग ईयर फॉर पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हुई थी। इसमें ही मिस्टर नकवी का एक न्यूज़ चैनल बनता है और उसके बाद वो लाइफ में बहुत ज़बरदस्त रैपिड तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। अब अचानक होता यह है कि 2024 में मिस्टर नकवी के हाथ में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं। मिस्टर नकवी क्या करते हैं, एक तो इंटीरियर मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर मिस्टर नकवी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, और साथ ही साथ जो है उनके हाथ में ड्रग और नार्कोटिक्स की जो मिनिस्ट्री है वो भी उनके हाथ में आ जाती है। अब लोगों का ऐसा कहना है, देखिए हकीकत तो खुदा को पता है, लेकिन कहा जाता है कि तीनों मिनिस्ट्री जो है वो दाऊद इब्राहिम के लिए बहुत यूजफुल समझी जाती है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनका खास आदमी इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठा हो तो दाऊद के लिए बहुत आसान है मुल्क में आना जाना, पासपोर्ट, वीजा, जो भी उनके मूवमेंट्स होगी दाऊद के लिए बहुत आसान है, बिकॉज उनका मेन आदमी जो है वो मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यानी ये वो क्रिकेट बोर्ड है जहां पे दाऊद के लिए बैटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी इंक्वायरी के। इसलिए उनको अपना एक आदमी वहां बिठाना जरूरी था। और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि दाऊद को गोल्ड में काफी इंटरेस्टेड है, तो यानी उसके दोस्त शायद नार्कोटिक्स में काम करें और दाऊद जो है वो गोल्ड का स्मगलिंग का बिजनेस करे। यानी दाऊद का पावर इक्वेशन पाकिस्तान में इतना पावरफुल है कि उसका बिजनेस उसका एक खास आदमी सेट करेगा, पॉलिटिक्स में जिसको जहां चाहे वो फिट करना चाहेगा। अब आप बताइए, ऐसे शख्स को वो लोग संभाल के क्यों ना रखें? अब मैं आपको दाऊद के उस ठिकाने के बारे में कुछ पिक्चर्स, जब मैं आपको कुछ वो जगह दिखाना चाह रहा हूं जहां दाऊद को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने संभाल के रखा है। ये एक्चुअली जो है पाकिस्तान का एक नेवी बेस है। ये जो है वो जगह है जिसका एक्सेस सी से भी है, यानी इन केस इफ दाऊद वांट्स टू यूज द सी रूट टू गो समवेयर ही कैन यूज द सी रूट, एंड इफ बिकॉज एज आई सेड कि उसका एक्सेस जो है शहर से भी है तो उसका कराची से भी काफी एक्सेस है। अगर जो है दाऊद को कराची शहर के अंदर जाना हो तो वो इसी बेस से कराची भी जा सकता है। यानी इस जगह की एक्सेसिबिलिटी, जो एक कमाल की बात यह है कि सी, एयर और लैंड तीनों तरफ से एक्सेस होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान का सबसे महफूज बेस समझा जाता है, जो नेवी ने उसको महफूज कर रखा है। आप सोचिए ना, अगर कोई नेवी हो तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट अपने लिए सिक्योरिटी सिस्टम रखती है, और अगर उस जगह दाऊद को संभाल के रखना हो ताकि दोबारा किसी को भनक ना पहुंचे और बाकी तमाम पावरफुल लोग आ सकें, उस जगह उन्होंने दाऊद को संभाल रखा है। ये आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं और ये जो आप इस वक्त क्लिपिंग देख रहे हैं, ये मेरे कुछ लोगों ने वहां जाकर फोटो निकाली है और मेरे कुछ लोगों ने जाके उन तस्वीरों को यहाँ पे शेयर किया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये जिस वक्त आप लोग देख रहे हैं इसको जो है दाबेजी कहते हैं। ये लोग कराची के आउटस्कर्ट्स पे बना हुआ है, और आप जो देख रहे हैं ये एक रोड जो इस गांव से गुजर के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जाता है, जो इस्तेमाल के लायक नहीं है, कच्चा रास्ता है। इसलिए इनका खुद का, यानी ये कच्चे रास्ते में तो सिविलियन जा सकते हैं, लेकिन इनका जो खुद का एक अपना बेस है नेशनल हाईवे से, जो पाक नेवी बेस के अंदर तक जाता है। ये यानी इसकी खासियत यही है कि लोग इसको पूरा बाकायदा सिक्योर रखा है। और अब ये जो आप देख रहे हैं इस रोड के आखिर में एक्चुअली यहाँ जो है दाऊद का घर,
और राइट साइड पे जो आपको एक सफ़ेद दीवार दिख रही है वो दाऊद का फार्म हाउस है। इस सफ़ेद दीवार से आप देख लिए, और इस जो गाड़ी आपको जो नज़र आ रही है इस तस्वीर में, इसके पीछे जो एक खंबा है, यहाँ से यानी अगर आप देखेंगे तो कैमराज इसके पास जो है PTZ कैमराज, जैसे 4 कैमराज इंस्टॉल किए गए इस पोल पर। जैसे ही आप जो है इस सरहद में दाखिल होते हैं 3 या 4 लोग निकल के आएंगे बाकायदा हथियारों से लैस, और आके ऐसे पूछेंगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, आपकी शनाख्त कार्ड पूछेंगे। तो ये जो डी का फार्म हाउस है वो इस पेड़ों के पीछे है, यानी आप जो ये पेड़ों का झुंगट देख रहे हैं और जो वाइट बाउंड्री वॉल देख रहे हैं इसके पीछे दाऊद का घर है। यानी ये फार्म हाउस के फोटोज हैं जो आपके सामने, ये दाऊद का घर है, ये दाऊद का नया बेस है, और ये तस्वीरें आपको सिर्फ हमारे पास मिलेंगी जो अभी तक मंजर आम पे नहीं है। ये सारी तस्वीरें आप देखें और आप देखें कि ये एक्सक्लूसिव चीज आपके पास पहुंची। आपको हमने बताया था कि किस तरह से दाऊद ने 2008 के अंदर, मतलब जो बढ़िया काम जो कर रहा था, मैं आपको एक बात खाली इनटू द बैकेट बताता चलूं, आप सबको पता है कि रियल एस्टेट हर जगह बहुत कीमती होती है, और ये वो एक ऐसी चीज होती है जहां इंसान का नुकसान कभी नहीं होता। शेयर मार्केट में हो जाएगा, दीगर बिजनेस हो जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट में नहीं होगा। तो दाऊद को इनफैक्ट इवन वो जब मुंबई में था तब भी ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट। आपको हम उसकी फिलहाल उस इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाह रहे हैं कहाँ दाऊद ने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि दाऊद ने फिल्म इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, इन सब चीज़ों में, इवन मुंबई में इन्वेस्ट किया था। तो जब पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में जाके उसने इन्हीं जगहों को जो खास यानी मनी स्पिनिंग इंडस्ट्रीज कहा जाती है उसमें उसे इन्वेस्ट किया था। वहाँ पाकिस्तान में, यानी मैं जब से कह रहा हूँ कि 2008 में बहुत से बड़े वाकयात हुए, उसमें एक वाकया था कि मलिक रियाज हुसैन करके एक बिल्डर था, ही वॉज अ स्मॉल टाइम कॉन्ट्रैक्टर। सडनली उसने वहां पे जबरदस्त काम शुरू कर दिया। आज की तारीख में बहरिया टाउनशिप बहुत बड़ा और प्रेस्टिजियस अपने आप में प्रोजेक्ट समझा जाता है। यानी सोचिए कि वहां पे सबसे बड़ा मॉल जो है पाकिस्तान का कराची में है। आप सोचिए वहां पे सबसे बड़ा जो स्काई स्क्रेपर है, जो आइकॉनिक है, वो मलिक रियाज ने बनाया हुआ है। यानी ये दाऊद का से बहुत क्लोज है। ये आपको मेरी किताब में पढ़ना पड़ेगा, मैं ज्यादा गहरे में नहीं जाऊंगा। लेकिन दाऊद, मलिक रियाज और जरदारी, ये ट्रायंगल बहुत मशहूर है। यानी इनको अगर आप देखें तो डॉट्स को कनेक्ट करके तो आप देखेंगे ये तीनों एक खास वक्त में, एक खास तरीके से, एक खास सोची समझी हुई जो है प्लानिंग के तहत तीनों मिलकर ऊपर आए। तो यानी एक तरफ ये हुआ कि मलिक रियाज का बिजनेस वॉर बहुत बड़ा, और वो एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर से बहुत नामी जो है वो टाइकून बन गया, और फिर उसके बाद यहाँ तक के लंदन में जाकर उसने अपना बेस बना लिया। जरदारी एक बार के बाद दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए, और दाऊद ने साथ ही साथ यानी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी कनेक्शन बना लिया। इंडस्ट्री में भी हयात आप खुद जानते हैं, मैं ज़्यादा उन रिश्तों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि उस 2008 के बाद से 2024 तक दाऊद का जो करियर ग्राफ है उसमें बढ़ता ही चला गया। तो आप लोग देख लें कि 2024 के इस इलेक्शन के अंदर दाऊद ने अपनी हिफाजत बढ़ाई, दाऊद ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई, दाऊद ने जो है अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को और मजबूत किया। यानी मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दाऊद्स हेल्प। यानी ये हर शोबे की बात है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से ISI ने पाकिस्तान में दाऊद को 1993 के बाद से कैसे सिक्योरिटी दी थी। यानी अगर लोकल माफिया भी चाहती कि वो दाऊद को हार्म कर पाए तो वो नहीं कर पाई। अब तो दाऊद जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। उस वक्त सिर्फ ISI और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दाऊद को एक हिफाजत बख्श रही थी और वो अपने शेल्टर में रखी हुई थी। अब कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और वहां पे पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ये चाहता है कि दाऊद को संभाल के रखे। मैंने सिर्फ आपके सामने जो बहुत एक्सक्लूसिव पिक्चर्स पेश किए हैं वो अभी तक बाहर नहीं आए, किसी को पता नहीं है। मेरा पहला ख्याल था कि मैं उसको एज ए न्यूज रिपोर्ट पे पब्लिश करूं, फिर मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। ये मेरी किताब का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट चैप्टर होगा कि दाऊद का फिलहाल करंट बेस कहाँ है, जो हमने इस वक्त आपके साथ में शेयर किया है। और मैं बहुत चाहूंगा कि आप सब इसको देखने के बाद जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आते रहिएगा और मेरी हिम्मत अफजाई करते रहिएगा। थैंक यू।